teacher of maths in DAV CCL Grade. Today I am going to start the chapter Introduction to Euclid's Geometry. बच्चों, आज तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। सबसे पहले उनको समझना होगा कि ये ज्यामिति क्या है। ज्यामिति क्या है? जैसे बिंदु, रेखा, त्रिभुज मीन्स पॉइंट, लाइन, ट्रायंगल, सर्कल, ये सभी ज्यामिति की कुछ आकृतियां हैं। एंड ज्योमेट्री ऑल्सो सेज द रिलेशन बिटवीन, माने इसके बीच के पारस्परिक संबंध को भी बताता है। अब पहले इस ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले जियोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? जियोमेट्री, ये दो वर्ड्स जियो एंड मेट्री से बना है। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स मापना। अर्थ मीन्स यहां भूमि। सबसे पहले ज्योमेट्री का यूज मिस्र में शुरू हुआ। मिस्र एक देश है जहां भूमि को मापने के लिए इसका यूज होना शुरू हुआ। ये करीब 2500 BC की बात है कि सबसे पहले ज्योमेट्री, उसमें कोई चैप्टर नहीं था, इसके बारे में कोई विशेष नहीं जानते थे, लेकिन जमीन मापने में के लिए इस तरह का एक सिस्टम डेवलप किया गया था जिसको ज्योमेट्री, उस समय नाम नहीं था, मतलब इसको जमीन मापने के काम में यूज किया जाता था। और ये चलता रहा और ये सिस्टम, जमीन मापने का सिस्टम धीरे धीरे यूनान पहुंचा। यूनान में एक मैथमेटिशियन हुए थेल्स। ये करीब 640 BC की बात है। थेल्स एक व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे या व्यापारी थे वो। उन्होंने सबसे पहले इस पर एक थ्योरम दिया या एक कंसेप्ट दिया या एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल, बाइसेक्ट ई। कह रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सर्कल का डायमीटर जो है वो सर्कल को बाइसेक्ट यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इन्होंने सबसे पहले ज्योमेट्री में अपना एक पहला कंसेप्ट, या कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर ज्योमेट्री यही है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट इट। जो सर्कल का डायमीटर, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। थेल्स का ही एक स्टूडेंट हुए पाइथागोरस, जिनके बारे में आप बहुत जानते हो। थेल्स का एक तो एक स्टेटमेंट था, एक इन्होंने और भी थ्योरम, जिसको प्रमेय कहते हैं, इन्होंने दिया था, जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसमें थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं कि ये है
कि in a triangle if a line is drawn parallel to its one side divides its two sides remaining two sides in the same ratio, वो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, अभी उसको नहीं पढ़ना है। तो पाइथागोरस ये थेल्स के स्टूडेंट थे, मे बी 590 की बात है, नहीं टाइम, पाइथागोरस उनके शिष्य हुए। इनका थ्योरम जानते हैं, इन्होंने प्रमेय दिया, थ्योरम लिखा कि जो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, इनका हम लोग जानते हैं कि इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थेल्स के स्टूडेंट हैं। इन्होंने भी ज्योमेट्री पर कुछ काम किया, उसके बाद ये थेल्स भी ग्रीस के यूनानी मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस भी। ये ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड है, ये ध्यान कराना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में जो भी कंसेप्ट बना, जब ये ज्योमेट्री मिस्र से चल के यूनान तक पहुंचा, न चल के मतलब है कि उसका कंसेप्ट जो भूमि मापने के समय उसका यूज किया जाता था, तो वो धीरे धीरे वो सिस्टम यूनान पहुंचा, तब वहां एक ये सब्जेक्ट का रूप लेने लगा, जिसमें पहले जिसका मैथमेटिशियन का नाम था थेल्स, जिन्होंने इस पर थोड़ा काम किया, जिन्होंने अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ज्योमेट्री के लिए दिखाया कि सर्कल डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टेड। उसके बाद पाइथागोरस आए, जिन्होंने थ्योरम दिया, और भी इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है ज्योमेट्री में। लेकिन ज्योमेट्री पॉपुलर होने लगा जब यूनान में यूक्लिड का जन्म हुआ। ये 300 BC की बात, जब यूक्लिड आए, इन्होंने इससे पहले थेल्स, पाइथागोरस और भी बहुत सा मैथमेटिशियन ने जो थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट दिया था, सबको कलेक्ट किया इन्होंने यूक्लिड ने, और एक बुक लिखा, और जिसमें इन लोगों का कंसेप्ट भी और इनका बहुत सा बड़ा कंट्रीब्यूशन यूक्लिड का ज्योमेट्री में है। इसीलिए यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री को एक नया शेप दिया, एक बुक लिखा, और उसमें ज्योमेट्री के काफी कंसेप्ट हैं। इस तरह ज्योमेट्री मिस्र से शुरू हुआ, जिसका ज्योमेट्री कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं था, लेकिन इसका यूज कहीं न कहीं होता था। तो इसका यूज भूमि मापने में यूज किया जाता था, अर्थ मेजरमेंट में। उसके बाद ये सिस्टम चलते चलते यूनान आया, फिर वहां एक थेल्स हुए जो कि एक व्यापारी थे, लेकिन इन्होंने पहला ज्योमेट्री पर काम किया। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टेड। उसके बाद इनकी एक और भी थ्योरम्स हैं, एक बड़ा ही पॉपुलर थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो क्लास 10 में पढ़ता है, और भी इनका बहुत सा कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके स्टूडेंट हुए पाइथागोरस, इन्होंने भी ज्योमेट्री पर बहुत काम किया। एक थ्योरम उनका बड़ा ही पॉपुलर है जो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद ज्योमेट्री का काम होना शुरू हो गया, बहुत से मैथमेटिशियन ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद यूक्लिड जब आए तो ज्योमेट्री का एक शेप तैयार हो गया, एक बुक बन गया, और आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखो बच्चे, ज्योमेट्री कहीं ना कहीं हम लोग ज्योमेट्री से बहुत पहले से जुड़े हुए। आप हड़प्पा डायनेस्टी के बारे में पढ़े हो, मोहनजोदड़ो,
हड़प्पा, उस समय बिल्डिंग बनता था, तो बहुत सा बिल्डिंग बना हुआ है। रोड हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं कि बहुत अच्छा अच्छा रोड बना हुआ था और 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता था रोड। ये सब कंसेप्ट बिना मैथ्स का तो हो नहीं सकता। ये ज्योमेट्री था, ये उस समय ये मालूम नहीं था ये ज्योमेट्री है, लेकिन इसका यूज कहीं ना कहीं हम करते थे। वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोग के जो पूर्वज थे वो पूजा करते थे और एक हवन कुंड बनता था, जो आज भी आप देखे होंगे मंदिर में या घर में भी लोग बनाते हैं। उनको पता नहीं था कि ये जो बना रहे हैं, इसमें जो यूज कर रहे हैं जो सिस्टम, वो एक मैथमेटिक्स है, लेकिन ज्योमेट्री है ये मालूम नहीं था, लेकिन वो इसका यूज करते थे। अब ये लाइन सीधी हो गई, कैसे सीधी हो गई? ये ज्योमेट्री था। अब इसका देख रहे हो विड्थ जो है चारों बगल एक जैसा है, ये आज का नहीं है, बहुत पहले 3000 BC के वैदिक सिविलाइजेशन की बात है, वैदिक सभ्यता के समय में ये बातें थी। ये सब कैसे बनता था? यहाँ कहीं न कहीं हम लोग ज्योमेट्री का यूज बहुत पहले से करते थे, लेकिन उसको पॉपुलर बनाया यूक्लिड ने। पहले थेल्स ने, फिर पाइथागोरस कुछ काम किए और उसके बाद एक शेप जो बना वो यूक्लिड ने। अब हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। यूक्लिड ने कुछ डिफिनेशंस दिया। पहले जो एकदम अपरिभाषित अनडिफाइंड है, जिसको समझाने डिफाइन करने के लिए हमको एक से कई चीज को जानना होता है, इसलिए उनको मान लिया गया। अब इन्होंने दिया था यूक्लिड्स डिफिनेशन। यूक्लिड डिफिनेशन है, फर्स्ट है कि a point is that which has no part, Second definition is the line is breathless length. The line is breathless लेंथ। हम सबको समझाएंगे, पहले देख लेते हैं इसके डिफिनेशंस क्या क्या थे। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट line is a line which lies heavily, is a line which lies heavily with the points on itself, with the points on itself. And if a surface is that, a surface is that which has length and breadth, which has length and breadth only. 6 number, the edge of a surface are line. The edges of a surface are line. 7, the plane surface is the plane surface is a surface which lies evenly
which lies evenly with the straight lines, with the straight lines on itself. यूक्लिड्स के कुछ ये डिफिनेशंस हैं जो उन्होंने पहले दिया. द पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट. अब पॉइंट एक डॉट होता है. हम लोग पढ़ते हैं कि पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट साइज इन ज्योमेट्री व्हिच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस. यहां हम लोग पॉइंट को दिखाते हैं तो यहां इसका लेंथ ब्रेथ आता है. जब फिजिक्स की बात आती है तो हम लोग स्मॉलेस्ट लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं. तो ये पॉइंट का डिफिनेशन नहीं है. पॉइंट जस्ट एक डॉट. ये एज्यूम किया गया, माना गया है कि पॉइंट जो है जिसका कोई लेंथ और ब्रेथ और थिकनेस नहीं होता है. एंड व्हिच हैज नो पार्ट. अब पार्ट की बात करेंगे तो मान लीजिए कोई जैसे ये है, ये एरिया है. अब इसका कोई एक पार्ट की बात होगी तो इस पार्ट को समझने के लिए हमको इसका एरिया भी समझना होगा. इसलिए तो पॉइंट को समझाने के लिए नो पार्ट, इस पार्ट को अगर समझाने की बात आएगी तो हमको एरिया को भी समझना होगा. उस स्पेस का एरिया समझना होगा. तो इससे हमको फिर एरिया समझना होगा, फिर एरिया के लिए फिर अलग चीज समझना होगा. तो कई चीज समझना होगा तो हम इसको समझ पाएंगे. इसलिए इसको माना गया है. ये अनडिफाइंड है. एक मान लिए या एज्यूम किया यूक्लिड्स ने और मान लिया गया कि ऐसा होता है. द लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. अब इन्होंने कहा कि लाइन का सिर्फ लेंथ होता है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, इसकी कोई थिकनेस नहीं, मोटाई नहीं होती, सिर्फ लाइन हैज ओनली लेंथ. इन्होंने माना तो इसको भी मान लिया गया. द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स. अब इनका कहना है कि लाइन का एंड जो है वो एक पॉइंट होता है. और हम लोग जानते हैं कि लाइन कई पॉइंट्स के अरेंजमेंट से बनता है. हम लोग कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन ए स्ट्रेट पाथ फॉर्म ए लाइन. कि आगे हम लोग देखेंगे यहां पर उसका इस चीज की बातें हैं कि एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स. तो लाइन जो है कि इसके पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं. The straight line is a line which lies evenly with the points on itself. अब ये जो कह रहा है इसको समझिए कि वही बात है कि लाइन जो है इस पे कई पॉइंट से मिलके बना है और ये फ्लैट रूप में इस पर फैला हुआ है. तो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ फॉर्म ए लाइन. आज भी हम जानते हैं कि यूक्लिड ने कहा कि द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. इस पर कई पॉइंट्स होते हैं उसी का, कई पॉइंट्स फ्लैट रूप से इस लाइन पे होता है और उसी से एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है. ए सरफेस इज दैट which has length and breadth only. अब कह रहा है सरफेस. अब ये ब्लैक बोर्ड भी एक सरफेस है और इस सरफेस की बात करें तो हमको क्या दिख रहा है? एक लेंथ है और एक ब्रेथ है. तो यूक्लिड ने कहा कि सरफेस इज दैट which has length and breadth only. अब ये एक सरफेस है और इसमें क्या है? इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, ये ब्रेथ है, फिर ये लेंथ, ब्रेथ. तो कह रहा है कि स्पेस में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता. हमको देख ही रहे कि सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है. ये एक चीज है. द एज ऑफ सरफेस आर लाइन. द एजेस ऑफ सरफेस आर. अब इस सरफेस का एज कौन सा है? एक एज ये है, ये भी क्या है? लाइन है. एक ये एज ये है, ये भी क्या है? लाइन, स्ट्रेट लाइन है. ये भी एज क्या है? एक लाइन है. और ये भी एज क्या है? एक लाइन है. तो यूक्लिड ने कहा कि एजेस ऑफ सरफेस
आर लाइन, तो वो लाइन। नेक्स्ट है द प्लेन सरफेस इज ए surface is lies entirely with the straight line on itself। अब क्या होता है प्लेन सरफेस, ये ब्लैक बोर्ड का सरफेस हमारा प्लेन सरफेस है और हम लोग एक सरफेस यहां ज्यूम कर रहे हैं। यूक्लिड ने कहा कि प्लेन सरफेस इज ए सरफेस व्हिच लाइज entirely with straight lines। इस पे कई स्ट्रेट लाइंस है, इस पे फ्लैट रूप से फैला हुआ है। इधर भी हम कर सकते हैं, ये सरफेस पे कई स्ट्रेट लाइन फ्लैट रूप से रहता है, यही सरफेस वही कह रहा है। यूक्लिड ने कहा द प्लेन सरफेस इज ए सरफेस व्हिच लाइज entirely with the straight lines on itself। जो इस पर कई स्ट्रेट लाइंस लाई करेगा, कई स्ट्रेट लाइंस लाई करेगा, कई स्ट्रेट लाइंस, ये यूक्लिड ने दिया। अब इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको मान लिया गया, ये विदाउट प्रूफ है, इसको मान लिया गया। अब आगे यूक्लिड्स के ने एजम्पशन दिया और वो हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सम एंड पोस्टुलेट्स, सम एजम्पशंस which are called axioms and postulates। अब उसकी बात करेंगे। पहले समझना होगा कि स्टेटमेंट्स किसको स्टेटमेंट्स में भी। अब कहता है यूक्लिड्स डिफिनेशन एक्सम एंड पोस्टुलेट्स। अब हम लोग यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। तो कहता है यूक्लिड्स assumed certain properties which were not to be proved। उनके कुछ ऐसे उन्होंने एजम्पशन दिए या कल्पनाएं की जिसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता। These assumptions are actually obviously called universal truth कह सकते हैं। He divided them, इस assumptions को उन्होंने दो पार्ट में divided them into these assumptions in two parts। One is called axiom and other is called postulates। इसको कहते हैं अधिकृत, आता है अभिधारणाएं, तो ये जो इन्होंने जो एजम्पशंस दिया उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब ये दोनों भी माने एजम्पशंस हैं जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, माना गया है, मान लिया गया है। और पोस्टुलेट्स कैसा है कि पोस्टुलेट्स उस एजम्पशंस को कहते हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज होता है। तो द एजम्पशंस which are used for geometry, ये postulates हो गए। और ये एक्शंस क्या है, assumptions are used throughout mathematics, not only linked with, they are not only linked to geometry, not only linked to geometry। ये ज्योमेट्री को छोड़ के भी मैथ्स के अलग अलग पार्ट के लिए भी यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्शंस या अभिग्रहित। और पोस्टुलेट्स
भी एक कल्पना है, वो कल्पनाओं का है जो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए, स्पेसिफिक ज्योमेट्री, यूज फॉर स्पेसिफिक ज्योमेट्री, फॉर स्पेसिफिक ज्योमेट्री, सिर्फ स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए यूज होता है। ये समझना हो। अब इसके हम कुछ एग्जाम्स पहले लिखते हैं। पहले हम एग्जाम्स लिखते हैं, क्या क्या एग्जाम्स हैं, उसके बाद पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। एग्जाम्स, कई स्टेटमेंट है, जैसे इन्होंने कहा थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स which are equal to the same things are equal to one another, are equal to one another. Second है, if equals are added to equals, if equals are added to equals, the sum will be equals, the whole are equal, the wholes are equal. Third axiom is, if equals are subtracted from equals, if equals are, हम सबको समझा रहे हैं, equals are subtracted from equals, the remainders are equal, the remainders are equal, are equal. Next, the things which coincide with one another, things which coincide with one another are equal to one another, are equal to one another. The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. The whole is greater than the part. 6 number. Things which are double of the same things. Things which are double of the same things are equal to one another, are equal to one another. Things which are halves, same things which are halves of the same things are equal to one another. ये यूनिट्स के कुछ एक्सम्स हैं, इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक्सम्स क्या है कि assumptions those are taken for granted without proof। ये क्या है? assumptions those are taken for granted without proof, called axiom or postulates,
called axioms और postulates। इसको प्रूफ की जरूरत नहीं, ये वैसे ही ले लिया गया। हम कुछ देर के लिए कह सकते यूनिवर्सल ट्रूथ है। फर्स्ट एग्जाम्पल सेज थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब दो लाइन की बात करें। अब ए बी लाइन है, ए बी लाइन सेगमेंट 1 एंड सी डी सेकेंड लाइन सेगमेंट इज सी डी एंड थर्ड इज EF, third is EF. अब if AB is equal to EF and CD is equal to EF, then AB is equal to CD। यही कहा कि things which are equal to same things, here there are two things, two line segment AB and CD, both are individually equal to EF। दोनों EF के individually EF के इक्वल है, it means AB भी EF है and CD also be equal to EF, तो it means AB and CD both are equal। ये पहला एग्जांपल कहता है। सेकंड है if equals are added to equals the whole are equals। अब इसको कैसे समझ में आ गया कि भाई ए बी दो थिंग्स है, अगर दोनों थिंग्स अगर इंडिविजुअली अकेले में किसी तीसरे थिंग्स के इक्वल हो तो वो दोनों थिंग्स भी आपस में इक्वल बराबर होते हैं। सेकेंड है मेरा सेकेंड इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अब मान लीजिए ए बी CD, EF और GH। अब कहता है गिवन दिया हुआ है गिवन AB is equal to CD and EF is equal to GH, ये दिया हुआ। तो therefore their sums also be equal, therefore यूक्लिड कह रहे हैं कि इसके सम्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे CD प्लस GH, बिकॉज हम देख रहे हैं AB एंड CD आर इक्वल, EF एंड GH आर इक्वल, तो AB प्लस EF यहां हम लोग लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD, EF इज इक्वल टू GH। तो दोनों का सम यानी AB प्लस EF ऑल्सो भी इक्वल टू CD प्लस GH। यानी कि जब दो थिंग्स एक कह रहा है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, दो इक्वल्स में अगर इक्वल को ऐड कर दें तो वो जो होल जो होगा वो होल भी इक्वल होगा। ये चीज है, इस पे हम लोग कई कंसेप्ट बना दे। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि इसको दूसरे तरह से x इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। ये भी समझने की बात है कि अगर x एंड y इक्वल है, दोनों तरफ 3 ऐड कर दो तो सम भी इक्वल होगा। यही यूक्लिड ने दिया। ये सब एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देयर रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब सेम चीज है, आई मीन इफ AB एंड CD आर इक्वल एंड EF एंड GH बोथ आर इक्वल, देन देयर डिफरेंस आल्सो बी इक्वल। जैसे यहां सम इक्वल हुआ वहां डिफरेंस इक्वल होगा। AB minus EF is equal to CD minus GH, their difference also be equal। यहां इसको ऐसे हम समझेंगे कि AB is equal to CD and EF is equal to GH, so their difference AB minus EF is equal to CD minus GH। ये थर्ड एक्सम्स है यूक्लिड्स का। अभी ये एक्सम्स है अभिक्रिय। थर्ड अभिक्रिय यही है कि जब दो चीज इक्वल हो, कहता है कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, अगर इक्वल्स में इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस भी इक्वल होगा। अब फोर्थ में आते हैं, थिंग्स व्हिच coincide with one another are equal to one another।
अब इसको समझिए, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? समपाती। जस्ट लाइक अगर ए बी लाइन सेगमेंट है और सीडी लाइन सेगमेंट, इसी पर दूसरा सीडी भी है एक लाइन सेगमेंट जो कोइंसाइड कर रहा है, इट मींस सीडी को अगर ए बी पढ़ लो या ए बी को सीडी पढ़ लो और वो कोइंसाइड करे, ठीक है ना, तो तब ए बी इज इक्वल टू सी बी। जैसे कि आप दो ट्रायंगल की बात करोगे, लाइन सेगमेंट में ही हम समझ लेते हैं कि दो लाइन सेगमेंट है, अगर एक दूसरे पे कोइंसाइड है, अगर ए बी पर सी डी को रखा या सी डी को ए बी पर रखा और कंप्लीट उसको कवर करता है, इस केस में दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है। फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब इसको समझना है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब कोई होल है, मान लो ये लाइन सेगमेंट ए बी है और हम ये सी है। अब ये ए सी इज ए पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, सो देयरफॉर ऑब्वियसली ए सी इज लेस देन ए बी और ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। यही कह रहा है कि बिकॉज ए सी इज ए पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, अगर ए बी का एक पार्ट है तो ऑब्वियसली ए बी जो होल जो है ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस पार्ट, उसका उससे बड़ा होगा, यही उनका है। अब नेक्स्ट है, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसको समझना है, जैसे कोई थिंग्स है, जैसे x इज इक्वल टू वाई, तो कहते हैं इसका डबल भी जो है ना इक्वल होगा, देयरफॉर या इंप्लॉइज 2x इज इक्वल टू 2y। इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, अगर दो थिंग्स इक्वल है। जैसे अगर लाइन सेगमेंट की बात करें तो अगर ए बी एंड सी डी इक्वल है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन ट्वाइस ए बी ऑल्सो भी इक्वल टू ट्वाइस सी डी। यानी कि अगर वो लाइन सेगमेंट इक्वल है तो उसका डबल भी इक्वल होगा। ये इसको भी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, थिंग्स व्हिच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स इक्वल टू वन है। अब इसी जैसे डबल इक्वल होगा, अब अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, तो देयरफॉर इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन देयर हाफ्स ए बी बाय टू हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। यानी अगर कोई लाइन सेगमेंट इक्वल है तो उसके हाफ्स भी इक्वल होंगे। इसको भी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। इस तरह यूक्लिड ने एक्सट्रम्स दिए, अभिकृत, इसका नाम अभिकृत है, एक परिकल्पना है, एक कल्पना है जिसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको मान लिया गया। इसको हम कुछ देर के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं कि थिंग्स व्हिच आर इक्वल। इसको कैसे प्रूव करेंगे? इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी होता है। ये मैथ्स में सिर्फ ज्योमेट्री में ही नहीं, हम अलजेब्रा में भी यूज करते हैं। हर एक मैथ्स के हर एक पार्ट में इस चीज का यूज होता है, इसीलिए इसका नाम एक्शन है। अब पोस्टुलेट भी परिकल्पना ही है, वो भी एजम्पशंस है, लेकिन वो स्पेसिफिक फॉर स्पेशली ज्योमेट्री में यूज होता है। दोनों में डिफरेंस यही है। तो हमने एग्जाम समझा, अब हम लोग पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। तो यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट्स दिए, अब पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। पोस्टुलेट्स, इसका नाम है अभिधारणाएं। अभिधारणाएं, ये भी परिकल्पना है, लेकिन ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज होता है। अब यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स हम देखते हैं। पहला है, फर्स्ट
postulate is a straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line may be drawn from one point to another point. Second, a terminated line can be produced indefinitely. Third is a circle can be drawn. A circle can be drawn with any center and any radius. Fourth, all right angles are equal to one another. All right angles are equal to one another. And fifth postulate said, if a straight line falling on two straight lines, if a straight line is falling on two straight lines, make the interior angles on the same side of it taken together, is less than the sum of two right angles then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than sum of two right angles. The sum of two right angles. अब इसके postulates को समझना है. A straight line may be drawn from one point to another point. पहला इसको समझना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पास गुजरता है. कोई कहता है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक स्ट्रेट लाइन हम अभी जानते हैं फिलहाल कि भाई फ्रॉम वन पॉइंट मेनी लाइन्स कैन पास. एक पॉइंट से अनगिनत लाइन पास करेगा, दो लाइन से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगा.
ये यूक्लिड्स ने ये कंसेप्ट दिया। एक टर्मिनेटेड लाइन, ये टर्मिनेटेड लाइन जो उस समय यूक्लिड ने यूज किया उसको आज के समय हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब अगर ये भी एक लाइन सेगमेंट है, टर्मिनेटेड लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, तो इसको दोनों तरफ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर भी ये प्रोड्यूस हो सकता है और इधर भी बढ़ाया जा सकता है। तो एक टर्मिनेटेड लाइन चीज हियर ए लाइन सेगमेंट, जो यहां लाइन सेगमेंट है, इसको हम दोनों तरफ प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडेफिनेटली, माने कोई इसका सीमा नहीं है, अंत नहीं है, जितना भी हो उतना बढ़ा सकते हैं, वही उन्होंने कहा। थर्ड है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अब अगर एक सेंटर है दिया हुआ और कोई रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस दिया हुआ, तो हम सर्कल बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ए सर्कल विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर वो सेंटर है, वो ए रेडियस है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ, इक्वल टू वन एंगल। अब राइट एंगल्स है, ये दोनों इक्वल होगा। अगर ये ए बी सी है, अगर डी ई एफ है और दोनों का मेजरमेंट सेम है, मीटर सेम है, माने एंगल 90 है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये लाइन सेगमेंट छोटा बड़ा इससे मतलब नहीं है, अगर दोनों राइट एंगल्स है तो दोनों इक्वल है, इसको भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब जो मेरा फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, इसको समझना होगा। अब ये जो पोस्टुलेट्स है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं? अब ये पोस्टुलेट्स कहता है कि ए लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, या ए स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अब ए बी एंड सी डी दो लाइन है और एक लाइन इस पे आ रहा है, फॉल कर रहा है, गिर रहा है, पी है। कहता है स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मेक इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल्स है, मेक इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसी के सेम साइड में अगर ये इंटीरियर एंगल्स का सम, इफ सम कहता है लेस देन 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री से कम हो, अगर इस दोनों इंटीरियर एंगल्स का कह रहा है कि टू लाइन जो है ए बी सी डी, मान लो दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पर एक तीसरा लाइन गिर रहा है, आ रहा है, अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, या ट्रांसवर्सल हम लोग अभी इसको कहते हैं, लेकिन पहले ये बातें नहीं थी, जब यूक्लिड ने दिया था, तीसरी लाइन आगे लिखी है, ये जो इंटीरियर एंगल बनेगा, ये अंतःकोण जो बनेगा, अगर इसका सम लेस देन 180 होता, 180 से छोटा होता है, तो जब इस लाइन को बढ़ाएंगे, ये लाइन आगे जाके इधर मिल जाएगा। यही कह रहा है यूक्लिड्स, कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मेक द इंटीरियर एंगल्स on the same side of it is taken together, जो ये दोनों को लिया, अगर हम लोग यहाँ इसको अगर हम लोग B है, यहाँ P कर दें और यहाँ Q कर दें, तो हम लिख सकते हैं, अगर इफ एंगल BP, कोई पॉइंट BPQ, BPQ प्लस एंगल DQP, एंगल DQP अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो कहता है सम ऑफ टू राइट एंगल्स, तो सम राइट एंगल्स 90 डिग्री का होता है, तो सम ऑफ टू राइट एंगल्स मींस 180 डिग्री। अगर ये दोनों का स्टार 180 से छोटा होता है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन उसी दिशा में उसी तरफ जाकर इंटरसेक्ट करेगी। वही कहता है लेस देन सम ऑफ टू राइट एंगल्स then the two straight lines if produced, अगर बढ़ाया जाता है indefinitely लंबा अनंत की ओर, meet on that side, उसी साइड में मीट करेगा with the sum of side on which the sum of two angles is less than sum of two right angles,
मैंने इधर नहीं मिलेगा, इधर तो एकदम नहीं मिलेगा, इधर तो बड़ा होते चला जाएगा, क्योंकि इधर अगर 180 छोटा है कि इधर इस इंटीरियर एंगल का सम 180 से बड़ा होगा और उस साइड में वो नहीं मिलेगा। जिधर दोनों एंगल का सम 180 से छोटा होगा ये लाइन उधर ही जाके मिलेगा। अब बच्चों कुछ हम लोग डिफिनेशन की बात करते हैं, तो हमने पढ़ लिया कि डिफिनेशन इक्वल डिफिनेशन, जिसमें हमने कुछ पढ़ा, उसके बाद एक्शंस अभी देखा, उसके बाद पोस्टुलेट्स अभी देख लिया। अब हम लोग कुछ डिफिनेशंस जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो यूक्लिड्स के समय से ही दिया गया है, इस पर बात करेंगे। जैसे व्हाट इज ए लाइन? अब लाइन क्या है? तो लाइन हम लोग जानते हैं, लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ व्हिच एक्सटेंड इंडलेसली। नहीं, लाइन के बारे में क्या जानते हैं? लाइन क्या है? लाइन इज ए पढ़े हम लोग, इज ए स्ट्रेट पाथ which extend indefinitely on both the directions. अब मान लो कोई लाइन है, तो हम लोग क्या जानते हैं? ए बी एक लाइन है, ये दोनों तरफ इंडेफिनिट है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज नॉट ए फिक्स्ड लेंथ, इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता है, इसलिए हम इस लाइन को मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, इज ए line segment is a part of a line, which has fixed length. ये लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का ये पार्ट है, और कोई लाइन है उसी का एक पार्ट ले लिया, वही लाइन सेगमेंट बनता है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इट हैज टू एंड पॉइंट, नहीं, fixed length and it has two end points. लाइन सेगमेंट क्या? अब हम लोग रे की बात करते हैं। रे is also be a part of a line which has one end point. इसका एक ही end point होता। we cannot measure area also, रे को भी हम मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है? two lines in a plane are said to be parallel if they have no common point. अगर उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि हम पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं लाइंस इन ए प्लेन आइदर दे आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। अगर प्लेन में दो लाइन है, बिकॉज लाइन तो इतना डेफिनेटली लेंथ है उसका, चाहे तो वो दूसरे लाइन के पैरेलल होगा या कहीं न कहीं उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो कह रहा है टू लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। पैरेलल लाइंस की बात आ गई। उसके बाद हम लोग कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, two lines are said to be perpendicular
if they make an angle of 90 डिग्री। अब कोई लाइन है, इस पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो ए बी मान लो सी डी या सी ए है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये समझना है। अब रेडियस ऑफ ए सर्कल, अब रेडियस ऑफ ए सर्कल किसको कहते हैं? रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस, the line segment joining center to any point on the circle is called radius। अब कोई सर्कल है, अगर ये सेंटर है, कोई पॉइंट ये है, तो वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर इज a coordinator, such type of a coordinator whose all sides are equal and each angle measures 90 degree. Square is such type of a quadrilateral whose all sides are equal and each angle measures 90 डिग्री। यानी कहता है कि स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? स्क्वायर का हिंदी में नाम वर्ग होता है। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? चतुर्भुज। ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसी का नाम स्क्वायर है। नेक्स्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में आयत कहते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसको हिंदी में आयत जिसको हिंदी में आयत कहते हैं, ये क्या होता है? The rectangle is such type of a quadrilateral whose opposite sides are equal and each angle measures 90 डिग्री। अब एक आयत है, ABCD एक आयत है, ये कहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी यहां क्या कहता है कि आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज है जिसका अपोजिट साइड जो है वो बराबर होता है, तो यहां और ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, यानी AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC एंड ईच एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C, एंगल D, ईच 90 डिग्री। ये आयत होता है। थैंक यू चिल्ड्रेन।